हेलो स्टूडेंट, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज का पाठ 2 ल्हासा की ओर का सारांश पढ़ेंगे। यह पाठ राहुल सांकृत्यायन की तिब्बत यात्रा का वर्णन है। इस पाठ का जो शीर्षक है ल्हासा की ओर, तो ल्हासा क्या है? ल्हासा है तिब्बत की राजधानी, जिसकी यात्रा में लेखक ने क्या देखा, वहाँ के लोग कैसे थे, कितने खतरनाक रास्तों से लेखक ने यात्रा की आदि का इन्होंने इसमें वर्णन किया है। तो आइए बढ़ते हैं आगे और लेखक के साथ साथ हम भी चलते हैं ल्हासा की ओर। लेट्स स्टडी पाठसार ऑफ ल्हासा की ओर। सबसे पहले पढ़ते हैं लेखक राहुल सांकृत्यायन जी का जीवन परिचय। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में 15 जगह पर हुआ था। इनका जन्म 9 अप्रैल 1893 को हुआ था और मृत्यु 14 अप्रैल 1963 को हुई थी। जीवन परिचय के बाद अब पढ़ते हैं पाठ परिचय। तो यह पाठ ल्हासा की ओर एक यात्रा वृतांत है। जिसमें किसी यात्रा का वर्णन हो वह होता है यात्रा वृतांत। इस पाठ में लेखक ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन बहुत शानदार ढंग से किया है और लेखक ने यह यात्रा सन 1929-30 में की थी, जो कि नेपाल के रास्ते से होकर की थी, क्योंकि भारत उस समय अंग्रेजों का गुलाम था और भारतीयों को तिब्बत यात्रा में जाने की अनुमति नहीं थी। इसीलिए लेखक ने वेश बदलकर भिखारी के रूप में ये यात्रा की थी। तो देखते हैं लेखक की यात्रा। लेखक ने जब तिब्बत की यात्रा की तब परीक कलिंपोंग का रास्ता नहीं बना था। उस समय नेपाल से तिब्बत जाने का एक ही रास्ता था। वैसे यह मुख्यतः व्यापारिक और सैनिक रास्ता था। तो व्यापारिक रास्ता जहाँ से व्यापारी लोग जाते हैं और सैनिक जहाँ पर सैनिक लोग जाते हैं, तो वहाँ एक ही रास्ता था जिसे लेखक ने मुख्य रास्ता भी बताया है। परंतु इसी रास्ते से नेपाल और भारत के लोग भी आते जाते थे, तो यह मुख्य रास्ता हो गया। रास्ते में जगह जगह पर चीनी फौजियों की चौकियां और किले बने हुए थे। जैसे बताया कि वह एक मुख्य रास्ता था, वहां पर फौजी लोग थे, तो उन्होंने जगह जगह अपनी चौकियां भी बना रखी थी और उन किलों में चीनी सैनिक रहा करते थे। लेकिन अब वो किले पूरी तरह से टूट चुके थे और वीरान थे। वीरान होता है सुनसान। अब वहां कोई नहीं रहता था, वीरान थे। लेकिन किलों के कुछ हिस्सों में वहां पर किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है। जो किसान होते हैं वे किलों के कुछ हिस्सों में रहने लग गए थे, इसलिए उस किले के कुछ हिस्से आबाद थे। ऐसे ही एक परित्यक्त चीनी किला, परित्यक्त होता है छोड़ा हुआ, जिसे सबने त्याग दिया हो। ऐसे ही किसी चीनी किले के अंदर लेखक और उनका मित्र चाय पीने के लिए रुके। यहाँ लेखक ने बताया है कि एक किला था जिसको कि पूर्णतया छोड़ा हुआ था। वहां वह अपने मित्र, जिसका नाम है सुमति, उसके साथ वे चाय पीने के लिए वहां रुके। तब वहां लेखक ने देखा कि उस समय तिब्बत में जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत का भेदभाव नहीं था। यह कितने पहले की बात है, सन 1929-30 की। उस समय भी समान रूप से लोगों को देखा जाता था। उस समय जाति पाति, ऊंच नीच के भेदभाव को लेकर उनमें वर्ग भेद नहीं किया जाता था और ना ही वहां की महिलाएं पर्दा करती थी। यहाँ पर चोरी के डर से निम्न स्तर के भिखारियों को घरों में घुसने नहीं दिया जाता था। बाकी अगर आप किसी से अपरिचित है तो उन्हें तो अंदर आने की अनुमति थी। वे स्वयं अंदर जाके अपनी चाय बना सकते थे, खाना ले सकते थे। परंतु बहुत ही निम्न स्तर के या अति गरीब जो लोग होते हैं, उनको अंदर घरों में घुसने नहीं दिया जाता था। वह भी क्यों? चोरी के डर से। और लेखक और उसका दोस्त वहां पर भिखारी के वेश में ही गए थे,
इसीलिए उनको भी घुसने नहीं दिया जा रहा था। जैसा बताया मैंने कि अपरिचितों को घरों के अंदर आने जाने में तो कोई रोक टोक नहीं थी। अपरिचितों द्वारा या जिससे जान पहचान नहीं है उनके द्वारा चाय का सामान देने पर घर की महिलाएं, चाहे वे बहू हो या सास हो, उन्हें चाय बनाकर दे देती थी। वहां पर मक्खन और नमक की चाय पी जाती है। जो भी वहां अपरिचित आते थे वे चाय का सामान स्वयं दे देते थे कि लीजिए भाई हमारी चाय बना दो, और उनका सामान लेकर घर की महिलाएं चाय बना देती थी। चाय मक्खन और नमक की वहां पर पी जाती थी। परित्यक्त चीनी किले से चाय पीने के बाद जब वो आगे चलने लगे तो एक व्यक्ति ने उनसे 2 चिट्टे प्रवेश पत्र या राहदारी मांगी। जब लेखक और उनका मित्र आगे बढ़े तब वहां आगे पढ़ने पर एक व्यक्ति ने उनसे प्रवेश पत्र मांगा कि आप इस रास्ते पर कैसे जा रहे हैं, अपना परमिट लेटर दिखाइए, अपना प्रवेश पत्र दिखाइए। ये चिट्टे उन्हें गांव के एक पुल को पार करने के लिए देनी पड़ती थी। पुल पार करने के बाद वो थोंगला के पहले पड़ने वाले आखिरी गांव में पहुंच गए। पुल पार कर लिया और वहां वे गांव में पहुंच गए। थोंगला होता है एक जगह का नाम है, तिब्बती सीमा का एक स्थान है जिसका नाम है थोंगला। यहाँ सुमति था राहुल जी जो कि लेखक है, उनका बौद्ध भिक्षु दोस्त। उसकी वहां बहुत जान पहचान थी। इतनी अच्छी जान पहचान होने के कारण भिखारी के भेष में होने पर भी उन्हें रहने को लिए अच्छी जगह मिली। वे भिखारी के वेश में थे तब भी लोग उन्हें जानते थे, राहुल जी के दोस्त को, इसलिए उन्हें रहने के लिए एक बहुत अच्छी जगह मिल गई। लेखक आगे कहते हैं कि 5 साल के बाद जब वो इसी रास्ते से वापस लौट रहे थे तब उन्हें रहने की जगह नहीं मिली थी। उन्हें एक झोंपड़ी में ठहरना पड़ा था, जबकि वे उस वक्त भिखारी नहीं बल्कि भद्र या अच्छे जेंटलमैन के वेश में थे। बहुत अच्छे कपड़ों में थे, पर तब भी उन्हें अच्छी जगह नहीं मिली क्योंकि कोई जान पहचान नहीं थी। और पहले लेखक को बहुत अच्छी जगह मिल गई थी जबकि वे भिखारी के वेश में थे। अब लेखक अपनी यात्रा के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उनकी यात्रा का अगला लक्ष्य डांडा थोंगला पार करना था। डांडा कहते हैं पहाड़ को, तो डांडा थोंगला जो कि बहुत कठिन हिस्सा था क्योंकि डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह थी। और वह जगह खतरनाक क्यों थी? क्योंकि यह 16,000 या 17,000 फीट की ऊंचाई पर थी। इतनी ऊंचाई होने के कारण वहां पर सुनसान थी, वीराना था और दोनों ओर मीलों तक गांव का कोई नामो निशान नहीं था। इतनी ऊंचाई पर थी तो वहां गांव और का कैसे बसेरा हो, पूर्णतया सुनसान थी वहां पर। ऐसी सुनसान होने की वजह से वहां पर डाकुओं का बसेरा हो गया था। उनके छिपने की यह सबसे सुरक्षित जगह थी और सरकार भी इस तरफ लापरवाह थी। गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं लगा रखी थी, तो डाकू लोग भी वहीं छुपा करते थे। उन्हें तो सुनसान जगह पसंद होती है, इसीलिए यहाँ अक्सर लूटपाट और हत्याएं हो जाती थी। क्योंकि वे लोग भिखारी के वेश में थे, वे लोग लेखक और उसका दोस्त भिखारी के वेश में थे, इसलिए उन्हें लूटपाट का डर तो था नहीं कि हमसे वो लोग क्या लूट लेंगे, परंतु मृत्यु का भय तो था ही। मन में डर था और उस जगह पर हथियार का कानून भी लागू नहीं था। यहाँ लोग अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखते थे। हथियार रखने के लिए कानून जैसे कि लाइसेंस होना चाहिए पिस्टल का, गन का, वहाँ इस तरह का कोई कानून नहीं था। लोग स्वयं अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखते थे। लेकिन थोंगला पहाड़ की उस दुर्गम चढ़ाई से जाना बहुत मुश्किल था और उनका अगला पड़ाव लंगकोट था, जो वहां से करीब 16-17 मील की दूरी पर था। इसीलिए दूसरे दिन उन्होंने, लेखक और उसके दोस्त सुमति ने
डांडे की चढ़ाई घोड़े से की थी। पहाड़ से ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि दक्षिण पूरब ओर बिना बर्फ और हरियाली के नंगे पहाड़ दिखाई दे रहे थे। नंगे पहाड़, जिन पहाड़ों पर ना तो बर्फ हो और ना ही कोई हरियाली या कोई घास फूस उगाई दिखाई दे, तो वे नंगे पहाड़ लेखक ने वहां पर दक्षिण पूरब की ओर देखे तथा उत्तर की ओर पहाड़ों पर कुछ बर्फ दिखाई दे रही थी। वहां पर स्थानीय देवता का मंदिर भी बना हुआ था। पहाड़ से उतरते समय लेखक का घोड़ा थोड़ा धीरे चलने लगा, जिससे उनका साथी उनसे आगे निकल गया। लेखक रास्ता भटक गए और बाएं रास्ते की ओर 1.5 मील आगे चल दिए। बाद में लोगों से पूछकर वापस सही रास्ते, लंकोर का रास्ता दाहिने की तरफ जाता था और लेखक बाएं रास्ते की ओर चल दिए, वो भी कितना 1.5 मील आगे। तो लेखक गलत रास्ते चले गए थे। फिर लोगों से पूछकर सही रास्ते पर आ गए, परंतु तब तक काफी देर हो गई थी। लेट हो जाने की वजह से उनका मित्र सुमति नाराज हो गए, परंतु थोड़ी देर नाराज होने के बाद उनका गुस्सा जल्दी ठंडा भी हो गया और वे लंकोर में एक बहुत अच्छी जगह पर ठहर गए। आगे लेखक बताते हैं कि उसके बाद वो तिंगरी के मैदान में पहुंचे, जो पहाड़ों से घिरा हुआ एक टापू था, जिसके सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई देती थी, जिसका नाम तिंगरी समाधि गिरी था। पहाड़ों से घिरा हुआ एक टापू था, वहां पर लेखक पहुंचे थे। उस गांव के लोग सुमति के बहुत परिचित थे, सुमति के जान पहचान के थे, इसीलिए सुमति उनसे मिलना चाहते थे और उन्हें बोध गया से लाए कपड़ों के गंडे देना चाहते थे। कपड़ों के गंडे, जैसे ताबीज आपने किसी के गले में कभी देखा होगा, मंत्र या द्वारा पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा होता है, वह गंडे देकर सुमति उनसे रुपए लेते थे। परंतु लेखक को लगा कि इस तरह करने से उनके आगे जाने में और देर हो जाएगी और लेखक ने उन्हें मना कर दिया और कहा कि ये गंडे तुम हमें दे दो और लहासा पहुंचकर वह उन्हें उसके बदले में पैसे दे देगा। इस बात पर सुमति मान गए और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने सुबह चलना शुरू नहीं किया था, इसलिए उन्हें कड़ी धूप में आगे बढ़ना पड़ रहा था। कूली नहीं मिला तो वे अपना सामान पीठ पर लादे हाथ में डंडा लिए चल रहे थे। सुमति यहाँ एक और यजमान से मिलना चाहते थे, सुमति एक और अपने किसी परिचित से मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहाना बनाया कि हम शेखर विहार की ओर से चलते हैं, जबकि उनका मुख्य कारण अपने यजमान से मिलना था। तिब्बत की जमीन छोटे बड़े जागीरदारों के हाथों में बटी हुई थी। इन जागीरों का बड़ा हिस्सा बौद्ध मठों को भी जाता था। तो लेखक यहाँ बताते हैं कि जो जमीन थी तिब्बत की, वह वहाँ के जागीरदार या जमींदारों के हाथों में बटी हुई थी और इन जमीनों का बड़ा हिस्सा बौद्ध मंदिरों को भी जाता था। अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता था, जिसके लिए मजदूर उन्हें बेगार में मिल जाते थे। अपनी अपनी जमीनों में हर जमींदार खुद खेती भी कर लेते थे, जिसके लिए वे क्या करते, मजदूर उन्हें बाहर से नहीं बुलाने पड़ते थे, वहीं से मिल जाते और उनके बदले उन्हें पगार या तनख्वाह भी नहीं देनी पड़ती थी, अपितु वे इसके बदले उन्हें 2 वक्त का खाना दे देते या रहने के लिए जगह दे देते थे। बौद्ध भिक्षु भी खेती की निगरानी करते थे। तो उन जमीनों की निगरानी कौन किया करता था? बौद्ध भिक्षु। वैसे तो वे भिक्षु है, परंतु खेती की निगरानी करते हुए वे उन मजदूरों के लिए राजा के समान होते थे। लेखक शेखर की खेती के मुखिया नमसे से मिले। नमसे जो कि एक बौद्ध भिक्षु था और वह शेखर की खेती का मुखिया था। उनके मठ में एक अच्छा मंदिर था, जिसमें बुद्ध वचन की हस्तलिखित
हाथों से लिखी हुई 103 पोथियां रखी हुई थी। अब लेखक को अपने पढ़ने के लिए एक अच्छी जगह और एक अच्छी चीज मिल गई। वे इन्हें पढ़ने में व्यस्त हो गए। इसी दौरान लेखक का दोस्त सुमति ने आसपास के अपने यजमानों से मिलकर आने के लिए लेखक से पूछा कि तुम पढ़ रहे हो, तब तक मैं अपने यजमानों से मिलकर आ जाऊं। तो लेखक ने उसे खुशी खुशी मान लिया। दोपहर तक अपने यजमानों से मिलकर सुमति भी वापस आ गई। क्योंकि टिंगरी वहां से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना सामान पीठ पर उठाया और नम से वह बौद्ध भिक्षु से विदा लेकर आगे चल दिए। स्टूडेंट्स, इस पाठसार के बाद आगे हम इसके प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। अगर आपको पाठसार पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।